गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी चीज़ों को रिवीजन कर करके उसे अच्छे से याद रख के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर भी हो रहे होंगे। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से एक नई लेक्चर, एक नए सब्जेक्ट, एक नई कहानियों के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने मैथ क्लासेस में। इससे पहले कि हम लोग लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया था, बहुत कुछ पढ़ लिया था इसमें। और हम लोग पढ़ रहे थे अभी इससे पहले अगर बात करेंगे, हम लोगों ने खत्म किया था अर्थशास्त्र को और हम लोग शुरू किए थे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, भारत में राष्ट्रवाद। और भारत के राष्ट्रवाद में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। और भारत में राष्ट्रवाद को शुरू करने के लिए एक घटना जिम्मेवार थी। उस घटना के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और वो घटना क्या थी? तो वो घटना थी 1857 का सिपाही विद्रोह कहे या 1857 का विद्रोह कहे, या फिर द ग्रेट रेवोल्यूशन रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहे। ये सभी बातें एक ही चीज का नाम है, एक ही कहानी का एक अलग अलग नाम है, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि 1857 की क्रांति आखिर हुई क्यों। क्या इससे पहले कहीं और कोई क्रांति नहीं हुई थी? तो हम लोग वहां भी देखा कि सिपाहियों में बहुत सारा असंतोष था, सिपाहियों में बहुत सारा भेदभाव था। उस भेदभाव के कारण से लगातार 1764 में हुआ हो, चाहे 1806 में हुआ हो, चाहे आपका 1815 में हुआ हो, तमाम तरह की हम लोगों ने वो पढ़ लिया था। इसलिए हम लोग ये पढ़ा था कि उन विद्रोहों को उतना नाम, उतना ख्याति नहीं मिला जितना ख्याति, जितना नाम इस 1857 के विद्रोह को मिला। क्या कारण रहा कि इस विद्रोह में इतना ज्यादा नाम, इतना ज्यादा ख्याति प्राप्त हुआ? तो हम लोग ये समझा था कि इस विद्रोह को शुरू होने के पीछे बहुत बड़ा कहानी था, चाहे वो किसानों के साथ अत्याचार हो, चाहे वो आपका रजवाड़ों का अंत हो। रजवाड़ों के अंत होने के कारण से जो मंत्रीगण बेरोजगार हुए, जो कि कलाकार बेरोजगार हुए, जो धर्म उपदेशक बेरोजगार हुए, उन तमाम तरह की जो असंतोष था वो हम लोगों ने समझा। तो हम लोग ये भी समझा कि आखिरकार क्या कारण था कि सिपाही जो कि भर्ती खुद की इच्छा से हो रहे थे, वो सिपाही आज उसी सरकार के खिलाफ, अपने ही कमांडर के खिलाफ के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये तमाम तरह की जो बातें हम लोगों ने अपने इससे पहले के लेक्चर में, जो 1 घंटा का लेक्चर हो गया था, उसमें हम लोगों ने समझ लिया था। आज बारी है हमें समझने का कि 1857 का विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ। हम लोगों ने तत्कालीन कारण पढ़ लिया था, उसे हम लोग आज फिर से पढ़ लेंगे। लेकिन हम लोगों ने कल भी पढ़ा था इसे कि आखिर ये विद्रोह शुरू कैसे होता है। हम लोग वहां से शुरू करेंगे कि यार वो कौन सा वो चिंगारी का बना जिसने इस पूरे बनपते, इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगाने का काम किया। उस आग, उस चिंगारी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग इस 1857 के विद्रोह को खत्म करेंगे और अगले क्लास में हम लोग फिर से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए शुरू करते हैं 1857 विद्रोह का आरंभ। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं आरंभ का ही, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं आरंभ का, तो 1857 के विद्रोह का आरंभ होता है एक बहुत ही मामूली से कहे या फिर बहुत ही धार्मिक भाव के को हानि पहुंचाने के कारण से शुरू हुआ। कहानी ये हुआ था कि अंग्रेजों ने अपने नॉर्मल राइफल की जगह पर एक नए तरह के राइफल का उपयोग शुरू कर रहे थे। उसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल जो था उसका, उसमें अलग क्या था नॉर्मल राइफल से, कि नॉर्मल राइफल में एक ही पैकेट में बंदूक और बारूद दोनों रहता था और उसे एक साथ भरना पड़ता था। लेकिन एनफील्ड राइफल में क्या हुआ, एक बंदूक आता था, अलग से पैकेट में उसका कारतूस आता था। पहले के बंदूकों में आपको फायरिंग करने से पहले गोली और उसके बाद उसके बारूद भर के तब फायरिंग किया जाता था। तो अब हुआ क्या कि एनफील्ड राइफल जब आया, तो एनफील्ड राइफल में गोली का जो पैकेट था, उस पैकेट को जो है वो मजबूत पैकेट बनाया गया था ताकि युद्ध के दौरान भागने में या कहीं पर गिर के फट ना जाए। वो मजबूत मजबूत बनाया गया था। उस पैकेट को फाड़ना, जो फाट जा रहा था, वो दांत से फाड़ना पड़ता था क्योंकि उसमें आपको चाकू कैरी कर नहीं पाएंगे, आपको फायरिंग करना है युद्ध के दौरान में। तो उस कारण से उस पैकेट को दांत से फाड़ना पड़ता था। अब एक अफवाह बोले या फिर एक सूचना मिली सभी फौजियों को कि जो आप एनफील्ड राइफल उपयोग कर रहे हैं, उसका जो कारतूस का पैकेट है, उस पैकेट का जो ऊपर कवर दिया गया है, उस कवर पे जो है वो चर्बी यूज किया गया है गाय और सुअर का।
अब होता क्या है कि इंडियन आर्मी में मैक्सिमम जो उस समय थे, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसमें मैक्सिमम जो थे वो हिंदू और मुस्लिम ही थे। अब हुआ क्या, हिंदू और इस मुस्लिम कम्युनिटी के दोनों लोगों का इसमें भावना आहत हो गई थी। कैसे? गाय के मीट या गाय के चर्बी जो है वो हिंदुओं के लिए एक अपमानजनक बात है। वहीं गाय का सूअर का मीट या सूअर की जो चर्बी होती है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अपमानजनक बात है। तो ये दोनों ही खबर जब फैली तो आर्मी में गुस्सा पहले से भी था, बहुत सारा कारण था, पढ़ चुके हैं पहले भी। चाहे टीआर ओम्स का स्टेटमेंट पढ़ा हो, चाहे आपने वो ब्रिटिश प्रेक्षक का स्टेटमेंट पढ़ा था कि इंडियन सोल्जर को सुअर करके कहा जाता था। तो ये एक भेदभाव था ही। उस भेदभाव में एक खबर फैलना, एक धार्मिक भावना आहत होना, तो ये बहुत बड़ा बात हो गया। और इसी बात को लेकर के क्या हुआ, एक घटना होता है कि डेट था आपका 29 मार्च 1857। जगह था बैरकपुर छावनी। हर जगह पर एक आर्मी कंट्रोलमेंट जोन होता है, उसी तरह एक बैरकपुर कंट्रोलमेंट जोन था। वहां पर एक क्या कहे, एक फौजी थे, नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे एक जाति से, धर्म से हिंदू और जाति से ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण होने के नाते हुआ क्या हुआ कि वो कहीं यूपी में कहीं जा रहे थे और वो अपना पूजा पाठ करके वापस आ रहे थे। तो वहीं पर उनसे एक जो है शूद्र व्यक्ति या कहे चमार व्यक्ति, हरिजन व्यक्ति उसे टकराता है। तो वो कहता है क्या, क्योंकि ये तुम क्या कर रहे हो यार, हम अभी पूजा पाठ करके आए हैं और तुमने मुझे अशुद्ध कर दिया। तो उस हरिजन ने कहा मंगल पांडे से, तुम क्या ही अशुद्ध होगे, अब तुम ब्राह्मण रहे कहाँ? मंगल पांडे ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो उसने कहा कि जब तुमने अपने दांतों से गाय की चर्बी को छू ही लिया तो अब क्या है कि तुम ब्राह्मण। ये बात मंगल पांडे को बहुत लगा और जब वो जांच के लिए गए तो उन्हें पाया कि शायद सच में इस कारतूस में गाय और सूअर का चर्बी है। तो उन्होंने जब वो दोबारा मॉर्निंग टाइम में जब अपने ड्यूटी पे आए तो उन्होंने कहा, उनसे कहा गया कि मंगल पांडे फायरिंग करो। उन्होंने कहा मैं फायरिंग नहीं करूंगा। मंगल पांडे ने कहा कि क्यों नहीं करो भाई, फायरिंग करो, तुम्हारा ये काम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फायरिंग नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक आप इस एनफील्ड राइफल के जगह पे एक नॉर्मल राइफल लेकर नहीं आता है या फिर इस कारतूस के जो कवर है इस कवर को चेंज नहीं करते हैं। ये अब आर्मी कमांडर जितने थे वो सभी अंग्रेज थे। तो उन्होंने कहा कि ये कारतूस चेंज नहीं होगा, तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा। अब मंगल पांडे पे एक प्रेशर बनाया गया। अब चूंकि आर्मी का रूल है कि सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, तो मंगल पांडे ने डिसाइड किया कि ठीक है, जब मेरा धर्म भ्रष्ट हो चुका है तो मैं जी के क्या ही करूंगा। तो मंगल पांडे ने उस कारतूस को दांत से फाड़ा और उस राइफल में उसे लोड किया और अपने ही आर्मी कमांडर पर फायरिंग कर दिया। जब एक घटना हुई तो मंगल पांडे को पकड़ा गया। अब मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में ही फांसी दे दी जाती है। ये बात फैलती है आग के जैसा, क्योंकि बैरकपुर छावनी ही नहीं, पूरे आर्मी कंट्रोल आर्मी जोन में किसी न किसी तरह का संपर्क स्थापित था। और डलहौजी ने बहुत बार संपर्क स्थापित कर दिया था, पत्र के द्वारा या फिर डाक के द्वारा। तो अब इस क्या हुआ कि ये खबर पूरे जगह फैल गई और ये खबर पहुंची बैरकपुर छावनी से कुछ दूर में थे मेरठ छावनी। अब मेरठ छावनी में 24 अप्रैल 1857 को वहां के 3rd घुड़सवार रेजिमेंट, पूरा नाम कहे अगर तो 3rd देसी घुड़सवार रेजिमेंट नाम की रेजिमेंट थी उस मेरठ छावनी में। उस रेजिमेंट के 90 सैनिकों ने कहा कि हम इस कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, जब ये अफवाह ये बात जब उन्होंने कहा तो वहां के उस 90 में से 85 सैनिकों को जो है वो 10 साल की सजा सुना दी गई। और ये डेट था आपका 9 मई 1857 में एक घटना होती है कि 9 मई 1857 को इनमें से उस 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों को 10 साल की सजा सुना दी जाती है। और ये बात मंगल पांडे का एक दुख तो था ही सभी सैनिकों को, लेकिन ये जो सजा सुनाया गया ये सजा उनमें और क्रोध जगाया और यही कारण बना कि 10 मई 1857 को विद्रोह का बिगुल फूंकता है और सभी मेरठ छावनी में ये घोषणा करते हैं कि हम अब बहुत हो गया, ना हम इसका उपयोग करेंगे और ये अंग्रेज अब यहाँ से भागेंगे। और इसी जितने आपने देखा, जितने कारण आपने देखा विद्रोह के पीछे का जो दुख दर्द देखा, वो सारे दुख दर्द मिला करके और ये घटना मिला करके अब सिपाही टूट पड़े
अंग्रेजों पर। और 10 मई 1857 वो तारीख था जिस तारीख को शुरू होता है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई, 1857 का विद्रोह। और शुरू कहाँ से हुआ? मेरठ छावनी से। भले इसका एक कारण रहा हो बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे को दी गई फांसी, लेकिन शुरुआत अगर कहाँ से बोला जाए तो वो था 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से। अब कहानी आगे ये बढ़ता है कि जैसे ये विद्रोह हुआ, अब सिपाही जानते थे कि यदि उन्हें इस विद्रोह को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है तो उन्हें एक राजा का समर्थन चाहिए होगा, एक ऐसा राजा का समर्थन चाहिए होगा जो राजा पूरे पब्लिक में फेमस हो और जिनका एक सम्मान हो, ताकि उनके चेहरे के अंदर, उनके नेतृत्व के अंदर हम लोग इस युद्ध को लड़ सके, ताकि लोग भी हमसे जुड़े। क्योंकि जब एक बड़ा फेस होता है आपके साथ में, एक बड़ा फेमस फेस आपके साथ में होगा, तो उस फेस के सहारे आप लोगों को जोड़ पाइएगा। क्योंकि आर्मी तो अपने अपने एरिया में है, और याद रखिएगा कि कभी ना कभी मेरठ की आर्मी जो है वो कभी ना कभी झांसी की आर्मी के साथ लड़ी होगी, या झांसी को कब्जाने में अंग्रेजों का साथ किया होगा। तो इतना गारंटी है किसी एक आर्मी के लिए कोई और राज्य के, किसी और देश का आर्मी लड़ेगा नहीं उस साथ में। लेकिन अगर एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा राजा मिल जाए सामने में, तो सबका एक समय के लिए राजा रहा हो, जो सबके सम्मानीय हो, तो उसके नाम पे लोग साथ आएंगे। भले ही आपसे मतभेद कितना भी हो, चाहे सपोज कीजिए जैसे आपकी का आपका भाई और आप में मान लो कोई मतभेद हो गया, लेकिन अगर पापा बुलाएंगे आपको तो आप जाइएगा, चाहे कुछ भी हो। तो वही कहानी था कि एक ऐसा फेस जो सबके लिए सम्माननीय है, अगर वो सामने आएगा सभी को जाएंगे। तो वही हुआ। इस बात को मेरठ छावनी के सैनिक, मैं थर्ड घुड़सवार सैनिक और बाकी सैनिक भी जानते थे, भारतीय सैनिक, कि अगर हमारे समर्थन में एक फेमस राजा आ जाए तो ये अच्छा हो जाएगा हमारे विद्रोह के लिए, और हम इस विद्रोह के द्वारा अंग्रेज को खदेड़ देंगे यहाँ से। तो वही हुआ कि 11 मई 1857 की सुबह में 10 मई की रात को निकले वो लोग, सूर्य अस्त के साथ लोग बाहर निकले मेरठ छावनी से और चल पड़े दिल्ली की ओर। तो दिल्ली के कुतुब मीनार के पास एक व्यक्ति था जो कि उस वंश का वंशज था। इस वंश ने भारत में लगभग 200 साल तक राज किया, इसका फेमस भारत के हर लोग ने सम्मान्य था, और वो था बहादुर शाह जफर। याद कीजिए आप लोग थोड़ा सा कि बहादुर शाह जफर को लाल किले से निकाल करके उसे कहां भेजा गया था? कुतुब मीनार के पास। तो 10 मई के शाम को लोग निकलते हैं। 11 मई 1857 को लोग पहुंचते हैं बहादुर शाह जफर के महल के पास, जो कहां पर अभी है? कुतुब मीनार के पास। तो वहां पहुंचते हैं। अब बात यह था कि बहादुर शाह जफर खुद एक बहुत ही मामूली सा व्यक्ति था, जरा वो खुद डरा हुआ व्यक्ति था। आप खुद सोचिए, एक उम्रदार व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास एक पूरी आर्मी रेजिमेंट आ रही है, उसका डर से ऐसे हाथ कांप होगा। और उसकी सेना भी ये बात जान रही थी कि शायद कहीं ना कहीं कुछ विद्रोह हुआ है। तो जैसे ये आर्मी पहुंचती है 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर के महल के पास, तो सभी सैनिक इनके साथ हो जाते हैं। और इसके बाद ये सैनिक मिलके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, बहादुर जफर से रिक्वेस्ट कही करते हैं, सिंपल धमकाते हैं उन्हें कि भाई देख भाई, तू राजा रहा भाई, पहले बहुत बड़ा राजा रहा है, अब तेरा काम है कि तुम चेहरा बनो हमारे इस आंदोलन का। बहादुर शाह जफर ने कहा कि हम अब लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं उम्र हो चुका है और मैं सारा युद्ध हार चुका हूं। उन्होंने कहा लड़ने कौन बोल रहा है आपको? आपको सिर्फ हमारा चेहरा बनना है ताकि हम आपके नाम पे युद्ध कर सके। अब वही हुआ। दिल्ली में बहादुर शाह जफर बनाया गया इस स्वतंत्रता संग्राम का एक चेहरा, एक नेतृत्व करता, जो कि इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में एक फेस वैल्यू बन के सामने आएगा। अब लेकिन दिक्कत की बात ये था कि इस फेस वैल्यू तो है, ये लड़ नहीं पाएगा, तो कौन वो बने जो इस पूरे नेतृत्व को, इस पूरे आंदोलन को संभाले, इसकी कमांड पे हम लोग लड़ सके। कि बिना कमांड के लड़ना वैसा ही है जैसे कि कुत्ते लड़ते हैं आपस में। तो बिना एक अच्छे कमांड के तौर पे ही आप लड़ पाएंगे अच्छे से और जीत भी पाएंगे एक प्लानिंग के साथ। तो कमांडर के तौर पे आदमी खड़ा हुआ था, नाम था बख्त खान। कहानी आगे बढ़ता है और विद्रोह का केंद्र बनता है पहला दिल्ली। उसमें नेतृत्व बनता है बहादुर जफर, लेकिन ये सिर्फ नेतृत्व करता थे, एक चेहरा थे। रियल नेतृत्व बात करें, अगर प्रभावी नेतृत्वकर्ता का बात करें तो वो बने बख्त खान। बख्त खान उस समय एक तोप खाने के अध्यक्ष थे, और उस मुगल काल में उन्हें बनाया गया इस पूरे क्रांति का एक प्रभावी नेतृत्व करता। अब वो करेंगे नेतृत्व इस पूरे आंदोलन का। और अब एक अच्छा बात यही है आपके
बहादुर शाह जफर जी, इनका आप चाहे दे सकते हैं आराम से, यही है आपके बहादुर शाह जफर जी, मुगल बादशाह। अब हुआ क्या कि उसमें एक समस्या और आई कि बिना एक समिति के लड़ना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे किताबों में या बहुत सारे जगहों पे ये कहा गया था कि एक अच्छी संस्था नहीं बना पाई। तो वो शायद भूल गए थे कि 1857 के विद्रोह में एक संस्था बनाई गई थी, लेकिन गलती ये था कि ये संस्था केवल सैनिकों की थी और इसका नाम था सैनिक समिति। और इस सैनिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे बख्त खान। जो बख्त खान जो नेतृत्व कर रहे थे, वो ना तो झांसी की रानी का नेतृत्व कर रहे थे, ना कानपुर के नाना साहब का नेतृत्व कर रहे थे, ना बेगम हजरत महल का नेतृत्व कर रहे थे, ना बिहार के वीर कुंवर सिंह का नेतृत्व कर रहे थे। वो केवल और केवल नेतृत्व कर रहे थे सैनिकों का, आर्मी का। और पूरे आर्मी ने मिल करके बनाया था एक समिति का नाम था सैनिक समिति। उसके अध्यक्ष बने बख्त खान। तो आर्मी की तरफ से एक टीम, एक कम्युनिटी बन चुका है और उसका नेतृत्व करता भी है। यहां से शुरू होता है विद्रोह का पूरा एक एक्टिव विद्रोह शुरू होता है और लोग लड़ने मरने के तैयार हो जाते हैं। तो ये खबर सुनते ही वे लोग जो बदले का इंतजार कर रहे थे, चाहे वो कानपुर के नाना साहब हो जिन्हें पूना से भगा करके कानपुर भेजा गया था और जिनका पेंशन भी बंद कर रहे थे वो लोग, चाहे वो अवध की बेगम हजरत महल हो जिनके नाबालिग बेटे को उन्होंने राजा मानने से इनकार कर दिया था, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो जिनके दत्तक पुत्र को उन्होंने, इनके गोद लिए हुए पुत्र को उन्होंने राजा मानने से इनकार किया हो, चाहे वो बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह हो जिनकी जिम्मेदारी को उन्होंने छीन लिया था। ये सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एक मौका मिले बस। जिस दिन मौका मिल गया उस दिन तो बतलाएंगे इन्हें कि हम है क्या। तो यही मौका मिला उन्हें इस विद्रोह के शुरू होने के बाद। 11 मई 1857 का डेट था, ये विद्रोह शुरू होता है और विद्रोह शुरू होने के साथ सभी लोग एक साथ आते हैं। दिक्कत की बात यह है, इनमें से किसी के पास भी एक समान लक्ष्य नहीं था। कोई नहीं लड़ रहा था कि देश आजाद हो, सब लड़ रहे थे अपने अपने स्वार्थ के लिए। ये बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच यही है कि सैनिक लड़ रहे थे कि उन्हें सैनिक अपने बटालियन में, अपने सेना में कुछ सुधार करना था। नाना साहब लड़ने के लिए आएंगे कि उन्हें अपना पेंशन, अपना राज्य वापस चाहिए था। झांसी की रानी लड़ने के लिए आएगी कि उन्हें अपना दत्तक पुत्र को राजा बनाना था। बेगम हजरत महल लड़ने के लिए आएगी कि उन्हें अपना पुत्र को राजा बनाना था। वीर कुंवर सिंह लड़ने के लिए आएंगे कि उन्हें अपना जिम्मेदारी वापस चाहिए था। तो ये तमाम जो आप देख रहे हैं, ये केवल एक किसी के पास भी एक समान लक्ष्य नहीं है। यही एक कारण बनता है कि 1857 का इतना अच्छा विद्रोह, इतना प्लानिंग के साथ विद्रोह किया हुआ भी असफल रहा, क्योंकि इसमें एक समान लक्ष्य नहीं था, एक टारगेट नहीं था किसी के पास भी। सभी अपने अपने स्वार्थ के लड़ रहे थे। इसी स्वार्थ के में आगे बढ़ते गए। अब क्या हुआ कि दिल्ली में तो ये आ गए, लेकिन उसके बाद कहानी और आगे बढ़ा कि दिल्ली के बाद अगर बात करें कानपुर से, तो कानपुर से आए नाना साहब जी। आप जानते हैं कि नाना साहब जी को भगाया गया था पूना से और इन्हें कानपुर भेजा गया था। और कानपुर में इन्हें मिल गया फिर से पूना का एक साथी, नाम था तात्या टोपे। तो नाना साहब भी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, ये खुद से लड़ नहीं पाते थे, तो इनके साथी के तौर पे आए थे एक व्यक्ति, नाम था तात्या टोपे जी। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इनके पिताजी को वचन दिया था कि हम कुछ भी हो जाए, मराठा साम्राज्य का, जब तक मैं जिंदा हूं, मराठा साम्राज्य का पेशवा जिंदा रहेगा, मराठा साम्राज्य का पेशवा को अधिकार मिलता रहेगा। ये वचन देने वाले थे तात्या टोपे जी। बहुत साथी, बहुत दमदार इंसान, जिन्हें कभी अंग्रेज पकड़ नहीं पाते अगर इनके खुद के साथी ने धोखा नहीं दिया होता तो। दोस्त पीठ में खंजर भोंकता है, साथी धोखा देता है। ये बात पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, और ये बात प्रूफ होता है तात्या टोपे की कहानी के साथ। वो पढ़ेंगे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे दमन के बारे में। यहाँ पे समझते हैं कि नाना साहब के साथ उनका साथ देने आता है तात्या टोपे जी। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो जानते थे फ्रंट से लड़ना। ये वैसे व्यक्ति जो जानना चाहते थे अगर युद्ध हो तो सीना पे युद्ध को लिखा है, पीठ पीछे भागने वाले व्यक्ति नहीं थे। लेकिन इसमें एक चालाक व्यक्ति भी थे, नाम था उनका अजीमुल्ला। अजीमुल्ला भी नाना साहब के टीम में ही थे, लेकिन अजीमुल्ला चालाक व्यक्ति थे। अजीमुल्ला वो नहीं थे कि जो फ्रंट से लड़े, ये चालाक, ये शातिर व्यक्ति थे। इनका कहानी ये था कि ये बोलते थे
अंग्रेजों को इस विद्रोह के दौरान में कि देख भाई, अगर तेरे को बचना है, एक काम कर, चलो मेरे साथ, तुमको हम जंगल के रास्ते सेफ जगह से बाहर निकाल देंगे, आराम से तुम बच जाओगे। ये बात कहते थे अजीमुल्लाह सभी अंग्रेजों को। अंग्रेज बोले कितना भला मानुस है, कितना अच्छा इंसान है ये भाई, ये बच्चा तो बहुत भला मानुस, चल 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 चल। तो अब क्या हुआ, अजीमुल्ला लेके गए सबको, आराम से गए जंगल के रास्ते में, और जहां इन्हें मिला जगह उन्होंने खत्म कहानी। ठीक, राम नाम सत्य है। तो ये अजीमुल्ला का तरीका था। वो कभी भी फ्रंट से नहीं लड़ते, वो जानते थे अंग्रेज की संख्या बहुत ज्यादा है, वो बहुत ताकतवर है, उन्हें अगर मारना है तो चालाकी से मरना पड़ेगा। वो सूरवीर नहीं कहते, वो चालाक व्यक्ति थे, पैर टोपे सूरवीर थे, वो फ्रंट से लड़ने जानते थे। लेकिन अजीमुल्ला चुपके ले गए, चल भाई वो बाहर निकाल देंगे। अंग्रेज भी विश्वास कर भाई कितना अच्छा मानुस है, पूरे भारत में ये तो भगवान है हमारे लिए, गॉड, चलिए गॉड। ले गए आराम से, गॉड का चलिए हम गॉड नहीं है, लेकिन आपको हम दे आते हैं गॉड के पास। तो उन्होंने इस तरीके से भी उनका साथ दिया। तो नाना साहब के समर्थन में दो व्यक्ति थे, एक तात्या टोपे जी और अजीमुल्ला। उसके बाद अगर बात करेंगे, कानपुर से तो ये आ गए, लेकिन उसके बाद अगर बात करेंगे लखनऊ से कौन लड़ेगी, तो लड़ेगी बेगम हजरत महल। याद कीजिए कि अवध की महारानी थी बेगम हजरत महल, उन्हें भी लखनऊ भगा दिया गया था अवध से। क्यों भगा पता है आपको? अगर अगर वो अवध में रहती तो शायद वो अपने जनता को, अपने साथियों को इकट्ठा करके शायद वो युद्ध कर लेती, लेकिन क्योंकि अब वो लखनऊ में है और लखनऊ में उन्हें कोई जानता नहीं है, वहां से वो क्या कर पाएगी। तो लखनऊ से लड़ने के लिए खड़ी होती है बेगम हजरत महल, जो अवध की महारानी थी। ठीक है, इनका ये खुद लड़ती है, इनका कुछ साथी रहते हैं, उनसे उनके साथी में लड़ती है। और सबसे वीर 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उस पूरे विद्रोह में वो थे बाबू वीर कुंवर सिंह। जो लोग भागलपुर के होंगे उन्हें जीरो माइल जब जाएंगे, भागलपुर जीरो माइल जाएंगे, तो वहां पे एक पुतला लगा हुआ है, वो इन्हीं का पुतला है, बाबू वीर कुंवर सिंह जी का। तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी का ही पुतला है भागलपुर जीरो माइल के पास। तो बाबू वीर कुंवर सिंह बहुत बड़े व्यक्ति थे। आप खुद सोचिए 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति कितना बुजुर्ग होगा, और उस बुजुर्ग में कितना हिम्मत होगा कि वो उठ खड़ा हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। और कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि ये उठ खड़ा हुआ, कुछ समय के लिए ये लोग फ्रंट लगा लड़ते थे। जहां बहादुर शाह जफर या नाना साहब पीछे खड़े रहे, सिर्फ चेहरा बन के रहे, बाबू वीर कुंवर सिंह चेहरा नहीं रहे, ये खुद योद्धा बने और ये लड़ने के लिए गए। बिहार की शान थे बाबू वीर कुंवर सिंह जी, ये लड़ने के लिए भी गए और इन्होंने कुछ समय के लिए बिहार के उस अपने क्षेत्र को, पटना वाले क्षेत्र को, कुछ छपरा वाले क्षेत्र को कुछ समय के लिए स्वतंत्र भी कर दिया था। तो ये पावर था एक 80 साल के बुजुर्ग, एक 80 साल के योद्धा, एक 80 साल के जवान कहे हम, तो वो थे बाबू वीर कुंवर सिंह। इन्हीं के समझ में आता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। ये महानता थी बाबू वीर कुंवर सिंह जी का। उसके बाद बात करें हम लोग, तो एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर, नाम है उनका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इनका ये अलग ही जोन में थी, इनका साथ देने, इनका साथी भी थी, बहुत बड़ी योद्धा। इनके बारे में कैनिंग ने कहा था कि मैंने युद्ध में केवल एक मर्द देखा लड़ते हुए, और वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये एक स्टेटमेंट था कैनिंग के द्वारा, जो उसमें वायसराय था, उसने स्टेटमेंट दिया था कि मैंने इस पूरे झांसी के मैदान में अगर किसी मर्द को लड़ते हुए देखा तो वो मर्द थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है एक महिला के लिए, एक योद्धा के लिए। और उसका साथ देने के लिए खड़े हुए थे फिर से एक बार एक बहुत बड़े योद्धा तात्या टोपे जी। और अफगान के कुछ सैनिक थे और 20,000 ग्वालियर के सैनिक थे। और ये सैनिक कहां से आए? ये सैनिक आए क्योंकि इनका युद्ध अंग्रेज से नहीं था, इनका युद्ध था ग्वालियर के सिंधियों से। भारत गुलाम बना था भारत ही कुछ लोगों के द्वारा। अगर सच में भारत एक रहता, अगर सच में भारत कभी फूटता नहीं, टूटता नहीं, तो शायद भारत कभी गुलाम भी नहीं बनता। भारत गुलाम बना कि भारत के लोगों ने इन्हें धोखा दिया। आज ही भारत इतने दर्द में होता है कि भारत के कुछ लोग ऐसे गद्दार हैं जो धोखा देते हैं। तो उस समय भी यही गद्दारी भारत में थी। कुछ लोग ऐसे गद्दार, नमक हराम देश इस देश के थे जिन्होंने उस विद्रोह में भी दखल दिया। और झांसी की रानी लड़ रही थी ग्वालियर के सिंधियों से, जहां सभी को लड़ रहे थे अंग्रेज से। इनका योद्धा, इनका विरोधी था ग्वालियर के सिंधिया।
तो उन्हीं उसी राज्य के 20,000 सैनिक साथ में खड़े थे लक्ष्मीबाई के, कि वो जानते थे कि हमारा राजा सिंधिया जो है वो गलत है, वो शासन नमक हरामी कर रहा है हमारे देश पे। तो ये लक्ष्मीबाई का साथ में आए और लड़े। फाइनली क्या हुआ कि लक्ष्मीबाई इस, चूंकि ग्वालियर के सिंधिया के साथ साथ उनके बहुत सारे अंग्रेज कमांडर भी थे, तो ये इस युद्ध में लड़ना उससे भी जीतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी जो शौर्य के साथ ये लड़ती रही वो आज भी सलाम योग्य है। इनसे महान कोई वीरांगना शायद ही हमारे देश में कोई आए। तो ये थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो कि कमांड संभाली हुई थी लक्ष्मी झांसी से। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कमान संभाला इस विद्रोह में। तो विद्रोह का यही था कहानी कि विद्रोह कैसे आगे बढ़ा, कैसे लोग लड़ने के लिए आए, लोग कैसे विद्रोह में शामिल हुए, यही थी कहानी। अब बारी आता है उन गद्दारों के बारे में पढ़ने का, जो गद्दारी, जिस गद्दारी कारण से या जिस कारण से हमारे विद्रोह असफल रहा। क्या कारण रहा कि हमने इतना सब कुछ किया, सैनिक साथ में थे, किसान साथ में थे, मजदूर साथ में थे, कुछ राजाएं अलग अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे, लेकिन लड़ तो सब रहे थे, भले ही उद्देश्य अलग अलग रहा हो, एक सीमित एक कहे एक समान लक्ष्य ना रहा हो, लेकिन दुश्मन तो एक ही था। फिर भी क्या कारण रहा कि हमारा ये आंदोलन, ये विद्रोह असफल रहा? कारण था हमारे देश के कुछ गद्दार, कुछ नमक हराम, जो इस मिट्टी का कर्ज भूल गए थे और अंग्रेज का तलवार चाटने में ज्यादा मजा आ रहा था। तो उन चमचों के कारण ही हम साथ हार गए। ये विद्रोह उतना सफल नहीं हो पाया, इतना सफल इससे होने की उम्मीद थी। अब वो चमचे थे, उस नाम का यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला नाम वही है जिससे झांसी की रानी लड़ रही थी, ग्वालियर के सिंधिया। ये देखिए पढ़ रहे हैं सिंधिया होलकर, ये सभी उसी मराठा साम्राज्य के अंग थे जिसके छत्रपति शिवाजी महाराज कभी राजा हुआ करते थे। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे भारत को एक करने की बात की, उन्हीं के वंशज थे ये सिंधिया होलकर। ये सभी आगे चल के धोखेबाज निकले। कमाल की कहानी है। तो ग्वालियर के सिंधिया हो, चाहे इंदौर के होलकर हो, हैदराबाद के निजाम हो, चाहे जोधपुर के राजा हो, चाहे राजस्थान के राजपूत हो, चाहे आपका नेपाल के राणा हो, चाहे आपके भोपाल के नवाब हो, पटियाला के नाभा हो, सिख शासक हो, नेपाल कश्मीर के महाराज हो, ये सभी लोग ऐसे शासक थे, ये सभी लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने इस विद्रोह में न कि भारत का साथ ना देकर साथ दिया था अंग्रेजों का। भारतीय मिट्टी में जन्म लेकर भी ये ऐसे गद्दार बने जिन्होंने साथ नहीं दिया भारतीय विद्रोहियों का, ये साथ दिया उन अंग्रेजों तटपुंजों का जिन्होंने भारत को गुलाम बना रखा। तो ये थे हमारे कुछ गद्दार। इन्हीं गद्दारों के सम्मान में, इन्हीं गद्दारों के लिए कैनिंग ने एक स्टेटमेंट दिया था अपने ही उस पत्र में, जब वो पत्र लिख रहे थे अपने महारानी विक्टोरिया को, कि अगर ये राजा नहीं होते, अगर ये गद्दार शासक नहीं होते, तो वो जो तूफान उठा था 1857 के विद्रोह के रूप में, वो जो तूफान थी 1857 की विद्रोह की, वो तूफान हमें एक झटके में उड़ा ले जाती। अगर ये शासक देख रहे हैं आप, ये दीवार का काम किया है उस तूफान और हमारे बीच में। अगर ये शासक नहीं होते तो 1857 की वो तूफान हमें एक झटके में बहा ले जाती और हम आज शायद भारत में होते भी नहीं। ये स्टेटमेंट मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये स्टेटमेंट उस समय के विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को लिखे गए पत्र में कैनिंग ने लिखा था कि इन शासकों ने, इसका चाहिए, इसको हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। जस्ट अ मिनट। देखिए उनका स्टेटमेंट था कि इन शासकों ने, शासकों था सरदारों ने तूफान के सामने बांध का काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाती। ये था स्टेटमेंट कैनिंग का। अब सोच सकते हैं कितने बड़े गद्दार थे लोग। लेकिन देश के इस नुकसान में केवल ये लोग जिम्मेदार थे ही, और कुछ लोग भी जिम्मेदार थे। कहानी ये होता है कि अंग्रेज समझ गए थे कि इन लोगों के पास एक समान लक्ष्य नहीं है, सभी लोग अपने अपने लालच से लड़ रहे हैं। अगर हम जमींदारों को ये लालच दें कि अगर वो हमारा साथ दें तो उन्हें अपनी जमीन वापस मिलेगी, उन्हें अपनी जिम्मेदारी वापस मिलेगी, और ये लालच तो वो शायद इस युद्ध से हट जाए।
और उनका ये सोच सही भी हुआ कि जैसे ही जमींदारों को इलाज मिला या फिर ये वादा मिला अंग्रेज से उन उबले हुए अंडों से कि अगर आप हमारा साथ दोगे इस विद्रोह में तो हम आपको आपकी जमींदारी वापस कर देंगे और वो जमींदारी आपके अनुसार होगी। इसी लालच में आकर के जितने जमींदार थे वो पीछे हट गए। उसके बाद अगर बात करेंगे तो जो बड़े व्यापारी थे उन्हें लालच दिया, उन्हें धमकी दिया गया, अगर तुम विद्रोह में इन विद्रोहियों को फंड करोगे, इन विद्रोहियों को पैसा दोगे तो तुम्हारा व्यापार हम ठप कर देंगे, तुम पे इतना टैक्स लगाएंगे, इतना टैक्स लगाएंगे, इतना टैक्स लगाएंगे कि तुम कभी भी व्यापार करने लायक ही नहीं रहोगे, तुम कहीं मुनाफा कमा नहीं पाओगे। अब एक व्यापारी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि एक विद्रोह के चक्कर में उसका नुकसान हो। अगर वो देश भक्त हो तो सही है, लेकिन अगर ऐसा व्यापारी हो तो कभी नहीं चाहेंगे। तो बड़े व्यापारी जितने भी थे जो फंड कर रहे थे इस पूरे आंदोलन को, उन्होंने भी इसे अपना हाथ पीछे हटा लिया और कहा कि हम विद्रोह को फंड नहीं करेंगे। तो जमींदार पीछे भाग गए, जो फंड था, जो खाना पीना आ रहा था, राशन आ रहा था, राशन आना बंद हो गया, बड़े व्यापारी पीछे भाग गए। अब सबसे दुर्भाग्य बात यह था, एक समाज में सबसे जागरूक व्यक्ति होता है एक शिक्षित व्यक्ति। जब कोई समाज में समाज शिक्षित होता है तो वो समाज हमेशा एक अच्छी बातें करता है। लेकिन उस समय के भारतीय शिक्षित व्यक्ति जितने भी थे या जितने शिक्षित समाज थे, उनका पता नहीं दिमाग में कौन सा कीड़ा दौड़ रहा था। उनका मानना था कि अंग्रेज के साथ ही हमारा विकास संभव है, ये विद्रोही पागल है, ये क्यों विरोध कर रहे हैं इन लोगों का। और ये कहना किसी अनपढ़ का नहीं है, एक वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी, एक वेल एजुकेटेड सोसाइटी का कहना था, उस समाज के उस वर्ग का कहना था जो वर्ग सबसे ज्यादा शिक्षित था उस समय भारत में। उनका ये स्टेटमेंट था, उनका ये कहना था कि अंग्रेज के अंडर ही, अंग्रेज के साथ ही हमारा विकास संभव है, हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। इस कारण से जो एक चांस था कि शिक्षित व्यक्ति अगर साथ आएंगे तो हम लोग कानूनी तौर पर भी लड़ पाएंगे, वो भी हट गए पीछे। क्या अगर बात करेंगे इस विद्रोह क्यों असफल रहा, तो उसका कारण था भारतीयों के पास अधिकता की कमी। देखिए, जो आर्मी लड़ रहे थे, आर्मी के पास तो हथियार थे ही, लेकिन जो राजा लड़ रहे थे उनके पास हथियार की कमी थी। आर्मी के पास नए हथियार बराबर आ रहा था और भारतीयों के पास उन हथियारों का मुकाबला करने के लिए के बराबर उतना कोई खास हथियार भारत के पास था नहीं। और एक लास्ट कारण वही रहा जो कारण को बताया गया, एक निश्चित उद्देश्य, एक निश्चित लक्ष्य का अभाव। अगर सभी, चाहे वो कानपुर के नाना साहेब हो, लखनऊ से बेगम हजरत महल हो, जहां से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, बिहार वीर कुंवर सिंह, अगर सभी को साथ लड़ रहे होते तो शायद एक लक्ष्य के तहत ये लोग कुछ और ही उस समय का कहानी होता। तो ये भी एक कमी रहा कि भारतीयों में एक निश्चित उद्देश्य, एक निश्चित लक्ष्य की कमी थी। और एक और कारण बनता है उस समय के इस विद्रोह के असफल होने का, अब वो कारण था कि भारतीयों के पास सभी के लिए एक नेतृत्व कथन नहीं था। बख्त खान केवल आर्मी के लिए नेतृत्व कर रहा था, ना कि इन महाराजाओं का। अगर ऐसा सिनारियो बनता जो बाद में हुआ कि सभी के लिए एक कमांडर होगा और सभी को उस एक कमांडर के आदेश को मानना पड़ेगा, उसे क्या होगा, एक लक्ष्य मिलेगा सभी लोगों को और उन्हें पता होगा हमें किस अनुसार कार्य करना है, एक फिक्स प्लानिंग होगा। अगर सभी को लीडर बनने लगेंगे तो प्लानिंग फिक्स नहीं होगा, सभी अपने दिमाग से अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, अपने हिसाब से प्लानिंग बनाएंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि डिसीजन एक नहीं होगा और अंग्रेजों को दबाने में किसी को भी विद्रोह दबाने में आसानी होगा। तो ये कारण बहुत बार डिफॉल्ट था उस समय कि सभी के लिए एक निश्चित संस्था नहीं बनी थी और ना ही एक निश्चित नेतृत्व करता थे और ना ही उनके पास एक निश्चित लक्ष्य था और ना ही उनमें एकता थी। अगर ये होते आकाश तो शायद हम लोग बहुत 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 पहले अंग्रेज से स्वतंत्र हो जाते। शायद अंग्रेज का राजा नहीं आता, अंग्रेज कंपनी से हम स्वतंत्र हो जाते और हम बहुत पहले ही अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे होते। तो अब बारी ये आता है कि ये विद्रोह के बाद आप, ये पूरा विद्रोह था जो उन्होंने सीखा अच्छे से। आप खुद बताइए, अगर आप उस समय होते, अगर आप उस समय उस कमांडर में होते, उस समय अगर आपके पास ये पावर होता कि हमें विद्रोह करना है, आप क्या इस विद्रोह से कुछ सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। आगे के भावी या फिर आने वाले विद्रोह के लिए आप इस गलती, जो गलतियां इनमें हुई उनसे जो सीखेंगे, उन गलतियों से क्या करेंगे, उस गलतियों को आप दोहराए ना। जब आप भी पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, तो जब जो लोग मुझसे पढ़े हुए उन्हें पता होगा कि मैं हर बार नंबर काटता था, उनके लिए बहुत लोग मुझसे गुस्सा भी है, वो अलग बात है, क्योंकि वो गलती है। जब आप गलती से सीखेंगे तो उस गलती को आप अगले टेस्ट में दोहराएंगे नहीं, उससे आप में और इंप्रूवमेंट होगा।
तो वही बात यहाँ भी था कि देश को शांत करना है, लेकिन इस विद्रोह ने वो शुरुआत कर दिया। बहुत सारी गलतियां रही इसे मानते हैं, लेकिन उस गलतियों से आपने सीख के आपको आगे विद्रोह करना है। तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो आगे लड़ेंगे वो भी इस विद्रोह से सीखते हैं और ट्राई करते हैं इस विद्रोह से कि हम लोग आगे इन गलतियों को ना दोहराएं। तो वो क्या सीख थी जो मिला इस विद्रोह के बाद, हम लोग वो देखते हैं। उसके बाद हम लोग ये टॉपिक हम लोग का आज का हो जाएगा खत्म। उससे पहले हम लोग उस समय से पहले विद्रोह दबा कैसे, 3 डेट है वो अब याद रखिएगा। कि कहानी ये होता है कि 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पे कब्जा होता है अंग्रेजों का। और उस कब्जे के बाद क्या होता है कि रंगून, बहादुर जफर को रंगून भेजा जाता है। रंगून कहाँ पे है? ये रंगून है आपका अफगानिस्तान में। सोचिए, पहले उन्हें भेजा गया दिल्ली के लाल किला से कुतुब मीनार के पास, अब उन्हें भेजा गया रंगून। उनका कब्र आज भी खाली है दिल्ली में। वो रंगून में ही रहे और कुछ 1863 में उनका मृत्यु हो गया। 1868 में से बीच में उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद बात करेंगे तो 17 जून 1858 को ग्वालियर के सिंधिया का लड़ते लड़ते उनकी झांसी की रानी की भी मृत्यु हो जाती है। और एक थर्ड जो सबसे क्या बोलते हैं अव्वल दर्जे की अगर बात करेंगे बहादुर सेना थे तात्या टोपे जी। तात्या टोपे को फांसी दी जाती है 15 अप्रैल 1859 को। याद रखिएगा, इनको फांसी दी गई। ये पकड़ाए, ये कभी नहीं कब्जे में आते। उनके एक दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त थे, बहुत करीबी साथी थे, जिन्होंने धोखा दिया। उस धोखे के कारण से ये अंग्रेज द्वारा पकड़ाए गए और इन्हें फांसी दिया गया 15 अप्रैल 1859 को। इन 3 के मृत्यु के बाद भारत में कोई नहीं बचा था जो उस विद्रोह को चला पाए, क्योंकि सिपाहियों को दबाना आसान था, बहुत आसान था उनको दबाना। उनके वो एक कमांडर के अंदर थे, उन्हें कहा गया कि आपको अधिकार मिलेगा, पहले पीछे हट जाएंगे। तो ये इन तीनों की मृत्यु के बाद जो है विद्रोह लगभग खत्म हो गया। अब जो बारी है वो हमारी ये है, हमें सीखा क्या इस विद्रोह से? सीखा हमने ये कि हमें अगर आगे विद्रोह करना है तो हमारे पास लक्ष्य की स्पष्टता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हमें किस उद्देश्य से हम लड़ रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले आंदोलनों में कि हमने एक ही लक्ष्य के लिए सभी लड़े, जिस कारण से हमने सफलता भी पाई। हमें एक मजबूत संस्था चाहिए थी। हम लोग आज गांधी जी उतना क्यों मानते हैं? उसका कारण यही है, गांधी जी ने हम सभी को एक मजबूत संस्था प्रदान की, एक मजबूत इकट्ठा करने में बहुत साथ दिए। तो मजबूत संस्था की जरूरत है। उसके सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी के लिए एक मजबूत नेतृत्व करता है, ऐसा नेतृत्व करता है जो सभी के लिए नेतृत्व कर सके। और एक लास्ट था कि नियुद्ध आंदोलन। तो जब भी युद्ध करें उसका एक प्लानिंग होगा कि हमें बम से युद्ध करना है कि बंदूक से या अहिंसा से। एक नियुद्ध आंदोलन होना चाहिए कि कहाँ हमें मारना है, कब मारना है, कहां से भागना है, ये सभी प्लानिंग फिक्स होना चाहिए। एक प्लान्ड आंदोलन होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ये 4 सीख थी जो हम लोगों ने सीखा अपने इस क्रांति से। तो दोस्तों, ये था हमारा 1857 का विद्रोह। कहीं खोया हुआ विद्रोह है ये, बहुत आपके 10th में ये है भी नहीं उतना, ये है ही नहीं उतना, क्या है ही नहीं। क्यों नहीं है आप खुद सोच सकते हैं कि इसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन ये विद्रोह शुरुआत है। अगर आप शुरुआत ही नहीं रखेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, सीखेंगे कैसे? तो ये था आपका 1857 का विद्रोह। पूरा कहानी 1857 में क्या हुआ, कैसे युद्ध हुआ, कैसे लोग लड़े, कैसे लोग हारे, क्या कारण था जो हम लोग इतना दुख झेला। याद रखिएगा, इस विद्रोह को दबाने में बहुत लोग शहीद हुए, चाहे मंगल पांडे हो, झांसी की रानी हो, बादशाह जफर हो, चाहे तात्या टोपे जी हो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नाम गुमनाम हो गए। तो इस विद्रोह ने हमें सिखाया, हमने इस विद्रोह ने कहे तो हम सही स्टेटमेंट दे तो इस विद्रोह ने हमें राष्ट्रवाद दिया। ये स्टेटमेंट यही है, इस विद्रोह ने सिखाया कि हमें एक होना पड़ेगा। अगर हम एक नहीं होंगे, जितने जितने बटेंगे उतने टूटेंगे। ये स्टेटमेंट इसी विद्रोह से आया कि हमें एक होना पड़ेगा। अगर हम एक नहीं हैं तो शायद हम कभी जीत भी नहीं पाएंगे। और तात्या टोपे कहा समझ में आता है कि विश्वास थोड़ा सोच समझ कीजिए, किससे विश्वास कर रहे हैं, इस पर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कीजिए, अच्छा रहेगा लाइफ के लिए। चलिए,
उम्मीद है आप लोग को ये पूरा टॉपिक जो हमने पढ़ा था 57 का विद्रोह, द ग्रेट रेवोल्यूशन, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो पिन डाउन ऑन कमेंट, मैं से जरूर कोशिश करूंगा कि सुझाव देने का। जो बच्चे लोग कमेंट करते हैं उनका बहुत धन्यवाद, जो नहीं करते वो पढ़िए सिर्फ आराम से, ये चैनल सिर्फ पढ़ने के लिए है, आराम से पढ़िए, अच्छे से सीखिए। कोई डाउट हो तो पूछिए आराम से, पूछने पे कभी ना कभी रोक था, ना कभी है, अभी ना है, ना कभी रहेगा। तो आराम से पूछिए, ख्याल रखिए अपना, बड़ों का सम्मान कीजिए, और कोशिश कीजिए कि हेल्दी रहें, सुरक्षित रहें, नींद अच्छे से लीजिए। एग्जाम करीब है, मानते हैं एग्जाम का प्रेशर भी होगा, ये भी मानते हैं, फिर भी अपना तबियत का ध्यान रखिए। तबियत अगर सही, स्वास्थ्य सही रहेगा आपका, तभी आप एग्जाम में भी अपेयर होके अच्छे से लिख पाएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, इसके आगे कहानियों के साथ, राष्ट्रीय आंदोलन की और कहानियों के साथ, और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। महात्मा गांधी भी आना बाकी है, अभी बहुत सारी कहानी बाकी है इस पूरे चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।